Hello guys, this is किसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीडीपी की क्लासेस चल रही है, जिसमें से आज का टॉपिक है हमारा लैंग्वेज का, यानी कि भाषा का। छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में जान लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं और कैसे क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। इस टॉपिक से इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने बता दिया था कि आपको www.teachersfactory.in ऑफिशियल साइट में जाना है। वहाँ पर मेन्यू में आपको MCQs वाले सेक्शन में जाकर के CDP MCQs में आपको जाना है। वहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी 300 से ऊपर क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं प्रैक्टिस सेट में। इसके बाद आगे और क्वेश्चन वहाँ पर अपलोड कर दिए जाएंगे। देखिए, मैं YouTube में भी करा सकता हूँ MCQs, लेकिन आप वहाँ पर क्या है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो अगर वेबसाइट में आप करोगे। बाकी जैसे ही 2-3 टॉपिक ये खत्म हो जाए, इसके बाद जो CTET के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उनकी यहाँ पर क्लास ले लेंगे। बाकी आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आए हों, वो आपको ऑफिशियल साइट में मिल जाएंगे। CTET HTET पेपर 1 लेवल की ही है वहाँ पर, और 2 दोनों लेवल की जो आपकी CDP पूछी जाती है वहाँ पर मिल जाएगी। CDP के बाकी टॉपिक अगर आपको देखना है, पढ़ना है, तो नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी CDP एवं बाल विकास शिक्षा शास्त्र के नाम से। वहाँ पर आप पिछले टॉपिक अच्छे से पढ़ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट जितने टॉपिक थे सभी कंप्लीट हो गए हैं। 2-3 टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं इसमें, जैसे कि आपका भी NEP 2020 वो बचा हुआ है, तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो ये सारी जितने भी टॉपिक हैं ना CDP के, एग्जाम से पहले पहले प्रैक्टिस और आपके ये सारे टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, भाषा यानी कि लैंग्वेज। ओके, चलिए। देखिए, जो लैंग्वेज होती है, अगर बात करें तो मुख्यतः 3 प्रकार की होगी। एक आपकी होती है मौखिक। मौखिक आप जानते ही हैं, जो आप बोल करके क्या करेंगे, आप जो आप बोलते हैं तो उसको हम मौखिक कहेंगे। जो आप लिखते हैं, लिख करके अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं अगर, तो वो आपका हो जाएगा रिटन लैंग्वेज, यानी कि लिखित भाषा हो जाएगी। इसके बाद तीसरी है आपकी सांकेतिक, यानी कि जब आप इशारों में बात करते हैं तो वो आपकी कौन सी भाषा होती है, सांकेतिक भाषा होती है। मौखिक आपकी क्या हो गई, मान लीजिए कि हम 2 लोग 3 लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है, तो वो मौखिक भाषा का यूज किया जा रहा है। मान लीजिए आप किसी को लेटर लिखते हैं, ओके, तो ये कौन सी भाषा हो जाएगी। आप एग्जाम पेपर भी लिखते हैं तो ये भाषा कौन सी है, आपकी लिखित भाषा है। जो आपने लिखा है, तो एग्जामिनर को वो चीज आप समझा रहे हैं जो आपने लिखा हुआ है, तो वो आपकी कौन सी भाषा हो गई, वो हो गई आपकी लिखित भाषा। इसके बाद बात करें हम सांकेतिक भाषा के लिए, तो मैक्सिमम सांकेतिक भाषा का यूज उनके साथ किया जाता है, या वो लोग करते हैं जैसे जो बोल नहीं पाते तो वो सांकेतिक भाषा के द्वारा बात करते हैं। जो सुन नहीं पाते, अगर आपको उन्हें पढ़ाना है तो आप सांकेतिक भाषा में उनको क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं। तो वहां पर कौन सी भाषा का यूज होगा, आपका सांकेतिक भाषा का यूज होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। भाषा का स्वभाव एवं क्रम, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। अब किस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल दोबारा आप भूलोगे नहीं, ऐसे मैं बता दूंगा। जो भाषा का जो मनोवैज्ञानिक क्रम होता है वो कैसा होता है। सबसे पहले क्या करेगा बच्चा, सुनना सीखेगा। इसके बाद
बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है और लास्ट में आप कहोगे लिखना सीखता है। ये कौन सा क्रम है? ये मनोवैज्ञानिक क्रम है आपका कि इसी तरह से जो बालक होता है ना, सबसे पहले सुनना सीखेगा, जब सुनना सीखेगा तो उसके बाद बोलना, बोलने के बाद पढ़ना सीखेगा, जब पढ़ना सीख लेगा फिर लिखना सीखेगा। ये भाषा का एक क्रम होता है कि इस तरह से बालक भाषा को सीखता है। मतलब पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अब आप इसे याद कैसे रख सकते हो? जैसे इंग्लिश में आप इसको याद रख लें, LSRW, इस तरह से आप 2-4 बार इसको पढ़ेंगे, LSRW। एल से हो गया लिसनिंग, यानी सबसे पहले आपको सुनना, इसके बाद एस यानी कि स्पीकिंग, बोलना, यहां पर LSRW है, याद रखिएगा। ये मोंटेसरी का क्रम लिख गया है यहाँ पर, इसको ध्यान दीजिएगा। LSRW बताता भी जा रहा हूँ, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। LSRW। एल से हो गया आपका लिसनिंग, एस से हो गया स्पीकिंग, आर से हो गया आपका रीडिंग और डब्ल्यू से हो गया आपका राइटिंग। तो आपको LSRW याद रखना है। क्या? LSRW। एल से हो जाएगा लिसनिंग, एस से स्पीकिंग, आर से हो जाएगा रीडिंग और डब्ल्यू से हो जाएगा राइटिंग, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये होता है आपका मनोवैज्ञानिक क्रम। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछा जाता है कि भाषा का सही क्रम क्या है। 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको ये याद रखना, LSRW याद रखना है। ठीक है। अगर मनोवैज्ञानिक क्रम नहीं भी पूछता है ना, लेकिन भाषा का जो क्रम होता है आपका यही होता है। प्रश्न में ये ना भी लिखा हो कि मनोवैज्ञानिक भाषा का क्रम क्या होता है, तो भी आपको LSRW ही लगा के आना है, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग। तो एक क्वेश्चन आपका इस तरह से बनता है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं मोंटेसरी के अनुसार। तो ये है आपका मोंटेसरी के अनुसार। इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा यहाँ पर। जैसे उसमें था LSRW, तो यहाँ पर क्या हो गया, LSWR, यानी कि सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। पहले लिखना आ जाता है इसमें, बाद में क्या आता है, क्रम पढ़ने का आता है। अभी अगर जब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि मोंटेसरी के अनुसार भाषा का क्रम क्या है, तब आपको ये वाला क्रम लगाना है। अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि भाषा का क्रम क्या है या फिर मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है पूछ दे, तो भी आपको पिछला वाला LSRW ही लगाना है। ठीक है। लेकिन अगर आपको मेंशन कर दे कि मोंटेसरी के अनुसार, तब आपको LSWR वाला क्रम लगा के आना है। अदरवाइज आपको LSRW, क्योंकि सही क्रम उसका वही है। अगर मेंशन नहीं करता है कि मोंटेसरी के अनुसार भाषा का क्रम क्या होता है, तो सबसे पहले बच्चा अगर मोंटेसरी के अनुसार बात करे तो सबसे पहले लिसनिंग यानी कि सुनना सीखता है बालक, इसके बाद बोलना, फिर इसके बाद लिखना और लास्ट में सीखेगा पढ़ना। तो इसमें बस ये चीजें चेंज हो जाती हैं। यहाँ पर पहले आपका जो मनोवैज्ञानिक क्रम था, यहाँ पर पढ़ना था और लिखना इधर था। ठीक है, लास्ट में लिखना सीखता था। लेकिन आपका मोंटेसरी के अनुसार पहले बालक जो लिखना सीख लेता है, इसके बाद पढ़ना सीखता है। ठीक है, तो इतना सा चेंजेस है इसमें। तो मोंटेसरी के अनुसार आपका जो क्रम हो गया, इसको याद रखिए LSWR, और आपका जो मनोवैज्ञानिक क्रम था वो था LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, फिर राइटिंग। ये था आपका मनोवैज्ञानिक क्रम। मोंटेसरी क्रम आपका LSWR हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये जो आपका मोंटेसरी के अनुसार है, तो ये है आपका LSWR, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। और मनोवैज्ञानिक अनुसार हो जाएगा LSRW। तो यहाँ पर हो जाएगा लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये हो जाएगा आपका मनोवैज्ञानिक क्रम भाषा का। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें समझ में आ गई। चॉम्स्की भाषा को जन्मजात मानते थे, अर्थात बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते थे। जो नोम चॉम्स्की हैं, इन्होंने भाषा का सिद्धांत दिया हुआ था। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे।
जैसे रोना हो गया आपका सांकेतिक इत्यादि। चॉम्स्की इनेट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज। चॉम्स्की भाषा को जन्मजात मानते थे, अर्थात बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। जैसे रोना हो गया, सांकेतिक भाषा हो गई, ये बच्चे क्या होते हैं, ये भाषा सीखने की क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं। ऐसा कौन मानते थे? चॉम्स्की मानते थे। भाषा के भाग की बात करें, रूप की बात करें, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे भाषा के भाग आपको देखना है तो फोनेम, फोनेम यानी कि स्वनिम, जिसको हिंदी में आप कहोगे, ये ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे सिर्फ एक वर्ड बोलोगे, आ, का, चा, पा, फा इत्यादि, ये चा, फा, था, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फोनेम इनको कहेंगे आप। ये क्या होती है? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है आपकी फोनेम। इनको याद रखिएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाता है कभी कभी कि फोनेम है क्या, तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है, याद रखिए फोनेम। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एक अक्षर आपका होगा आ, का, चा, पा, फा, ये सब आपके कहलाएंगे फोनेम। इसके बाद सेकेंड बात करें हम मॉर्फीम की बात में, इसको हिंदी में बोलते हैं रूपिम। तो मॉर्फीम होता है आपका शब्द का छोटा रूप, शब्द का छोटा रूप। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉपी, पेन, नाम, राम इत्यादि, ये सब चीजें आ जाएंगी आपकी मॉर्फीम में। शब्द का छोटा रूप है आपका मॉर्फीम। वाक्य विन्यास, जैसा नाम ही है, सिंटेक्स या सेंटेंस अरेंजमेंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, भाषा के नियम देखो इसमें लागू होते हैं। आप ऐसे ही सेंटेंस विन्यास नहीं कर सकते। जैसे आपका कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, ये सारी चीजें भी उसमें लगती हैं आपकी किसमें? वाक्य विन्यास में। भाषा के नियम इसमें यूज होते हैं वाक्य विन्यास में, अगर हम वाक्य विन्यास की बात करें। अगला आ गया आपका अर्थ विन्यास। वाक्य विन्यास तो हो गया आपका कि आप किसी तरह से भी वाक्य का विन्यास कर सकते हैं अलग अलग। अब यहां पर अगर अर्थ विन्यास की बात करें, अर्थ विन्यास यानी कि सिमेंटिक कॉन्फ़िगरेशन, मीनिंग अरेंजमेंट, उनका अर्थ निकलना चाहिए सही से। ऐसा नहीं कि कुछ भी सेंटेंस लिख दिया आपने और वो सही हो जाएगा, नहीं। अर्थ विन्यास भी जो होता है तो वो क्या है? वाक्य विन्यास का सार्थक अर्थ होता है। जो भी वाक्य विन्यास की बात मैं कर रहा था इसके पहले, उसका सार्थक अर्थ निकले, उसी को हम अर्थ विन्यास कहेंगे। जैसे मोहन के पास एक पेन है, तो ये बिल्कुल सही है। अगर यहीं पर हम ये कह दें मोहन के पास है एक पेन, तो सेंटेंस तो है, वाक्य विन्यास तो यहाँ पर किया गया, लेकिन इसका सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। इतना याद रखिए कि मोहन के पास है एक पेन, तो इसका अर्थ विन्यास ये गलत हो जाएगा। ओके, सही क्या होगा? मोहन के पास एक पेन है। तो अर्थ विन्यास आपका वो कहलाता है जिस सेंटेंस का आपका जो अर्थ है वो सही निकले। इसके पहले अगर हम बात करने वाले थे वाक्य विन्यास, तो वाक्य विन्यास क्या होता है? भाषा के नियम आपके लागू हो जाएंगे, और जिस तरह से कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से के द्वारा, इस तरह से यूज तो हो जाएगा, लेकिन उसका भाषा, जैसे देखिए यहाँ पर वाक्य विन्यास आप इस तरह से भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर लिख दिया कि मोहन के पास है एक पेन, ये वाक्य विन्यास तो है, लेकिन यहाँ पर अर्थ विन्यास नहीं है, उसका सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा। तो सार्थक अर्थ का कैसे ध्यान देना है हमें कि मोहन के पास एक पेन है, ये आपका राइट हो जाएगा, यानी कि अर्थ विन्यास इसका एकदम सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 पॉइंट है जो यहाँ पर, इनको याद रख लीजिएगा। एक होता है आपका CRT टेस्ट, इसको बोलते हैं हम क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट। ये होता क्या है? इसमें क्या होता है? फिक्स्ड परसेंटेज मार्क्स होता है, यानी कि आपको इतने लाना है तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। जैसे हमारा फिक्स रहता है 10th या 12th में कि 33% अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो आप क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। जैसे सीटेट की ही बात कर ले तो इसमें क्या होता है? 60% अगर आप मार्क्स ले आते हो तो आपका एग्जाम होता है क्या? क्वालिफाई हो जाएगा। यानी कि फिक्स रहता है इसमें कि आपको सिर्फ इतने लाने हैं, अगर आपके इतने आ गए तो आपका क्या हो जाएगा? वो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, या उस एग्जाम में आप पास हो जाएंगे। तो ये होता है आपका क्राइटेरियन, नाम ही है, सिर्फ एक क्राइटेरिया रख दिया जाता है।
कि इतना आप अगर ले आए तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। इसके नाम से याद रखिएगा, हमेशा कोई भी जब पॉइंट याद करना हो ना तो किसी ना किसी वर्ड से, किसी ना किसी शब्द से उसे कनेक्ट करना सीखिए, तो आप दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। जैसे CRT नाम है, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए। CRT का हो गया क्राइटेरियन रिफरेंस्ड टेस्ट। अब जैसा नाम है क्राइटेरिया, यानी क्राइटेरिया सिलेक्ट कर दिया जाता है कि आपके अगर इतने मार्क्स आ जाते हैं तो आप उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे, यानी कि पास हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं 10th या 12th की बात करें तो अगर आपके सब्जेक्ट में 33% आते हैं तो आप उस सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे, या ऑल ओवर अगर 33% आपके आते हैं तो आप क्या हो जाओगे, उस क्लास में पास हो जाओगे। CTET में भी ऐसा ही है कि अगर आपके पास 60% मार्क्स आ जाते हैं तो आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। इसी तरह से बात करें NRT यानी कि नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट की, तो इसमें क्या होता है कि एक दूसरे से हाई स्कोर लेकर सिलेक्शन लेना होता है। जैसे आप कंपटीशन एग्जाम देते हो, जैसे KVS सिलेक्शन की बात करें, DSSB, इसमें क्या होता है, आपका मेरिट बेस्ड होता है। एक दूसरे से हाई स्कोर, यानी कि अगर 10 वैकेंसी हैं तो टॉप के 10 बच्चे ले लिए जाएंगे और उतना कट ऑफ बना दिया जाएगा। तो ये होता है आपका NRT यानी कि नॉर्म्स रेफरेंस्ड टेस्ट। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, अगर इसका टॉपिक बचा हुआ है पोर्टफोलियो के बारे में, हम बाद में समझ लेंगे। ठीक है, थोड़ा लैपटॉप की क्या है, बैटरी जाने वाली है तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगा। बहुत जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।